subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the epilepsy, the detailed pathophysiology and the basic drugs pharmacology। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, जो कि एक तरह से सीनियस डिसऑर्डर है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और बेसिक ड्रग्स फार्माकोलॉजी के बारे में। मीन्स ये जो टॉपिक है वो आपके बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के पैथोफिजियोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ये कवर होंगे और ये आपके जीपेट नाइपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, you can check the description box below or by using links given in the I button. So now let's discuss about the topic. So this video contains introduction, epilepsy or seizure, types of epilepsy, etiology, pathogenesis, diagnosis, pharmacotherapy means drugs classification, drug of choice and the drugs mode of action and their basic use। तो ये जो पोर्शन है आपके इंट्रोडक्शन से लेकर फार्माकोथेरेपी तक, वो आपके पैथोफिजियोलॉजी के अंदर में आ जाते हैं। बात करें फार्माकोथेरेपी की, डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपके कुछ नाम आपको याद रखने हैं कि ये ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं आपके थेरेपेटिक मैनेजमेंट को लेकर। और जब बात करें हम फार्माकोलॉजी को लेकर, तो इसमें आपके फार्माकोथेरेपी से ड्रग मोड ऑफ एक्शन यूज तक आ जाएंगे। तो ये बेसिकली आपके फोर्थ सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके पूरे सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो नाउ come to the topic. So first is we should discuss about the epilepsy. So what is the epilepsy? So epilepsy is a brain disorder characterized by the seizure, means excessive neuronal discharge or impulse firing. Thus it is also called seizure disorders. तो हम epilepsy को seizure disorders भी बोलते हैं। epilepsy जो बेसिकली एक तरह से सीनियस या ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, और ये बेसिकली इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो हैं आपके एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज और इम्पल्स फायरिंग। आपका जो ब्रेन है उसमें जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, सेल्स हैं, वो होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का जो बेसिक फंक्शंस क्या है आपके, सिग्नलिंग। तो एक तरीके से जो भी सिग्नलिंग है ब्रेन का, उसको कन्वे करता है पूरे बॉडी में, पूरे होल बॉडी में। और ये जो न्यूरॉन सिग्नलिंग है एक कांस्टेंट रेट पे काम करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये जो रेट है कांस्टेंट है तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी नॉर्मल रहेगी। अगर किसी कारणवश जो इम्पल्स जनरेशन है या इम्पल्स जो कन्वे है या इम्पल्स का जो फ्रीक्वेंसी है, रेट है, अगर हाई हो गया है, तो आपकी बॉडी, जिस बॉडी में सिग्नलिंग पाथवे बढ़ गए हैं, उस बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर फायरिंग कम होगी तो आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। एंड सो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये आपके नॉर्मल ईईजी हैं, ये आपके ब्रेन है। तो आपके जो ये एक तरीके से न्यूरल सिग्नलिंग का पैटर्न है। आपके ईसीजी ईईजी ड्यूरिंग सीजर, मीन्स सीजर में जो आपके न्यूरल फायरिंग है या ईईजी का पैटर्न है, आप देख सकते हैं कितना हाईली इंक्रीज हो चुका है रेट ऑफ फायरिंग। तो ये बेसिक आपके डिफरेंस होते हैं नॉर्मल ईजी और आपके सीजर ईजी में। तो आपके ईजी के थ्रू ही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं आपके एपिलेप्सी को, जिसमें जो है आपके न्यूरल फायरिंग है या सिग्नलिंग है वो हाईली इंक्रीज हो जाते हैं। एंड बात करें हम ब्रेन की, तो ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उन हर एक पार्ट्स का जो फंक्शंस है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि बात करें मोटर कॉर्टेक्स की, तो वो बेसिकली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंसरी कॉर्टेक्स की, तो वो आपके सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैरेटल लोब की, तो आपके परसेप्शन, मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ड एंड अर्थमेटिक स्पेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके ऑक्यूपिटल विजन के लिए है। टेम्पोरल मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के लिए है। आपके फ्रंटल लोब जो है आपके एक्सेसिव फंक्शंस, थिंकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिहेवियर कंट्रोल के लिए हैं। तो आपके एपिलेप्सी में जरूरी नहीं है कि आपके पूरे होल ब्रेन जो अफेक्टेड हो, या हो भी सकते हैं, जैसे कि उसकी बात करेंगे हम टाइप्स में। तो जिस एरिया पे फायरिंग या जो सिग्नलिंग है डिस्टर्ब होगा, एबनॉर्मल डिस्टर्ब होगा या एबनॉर्मल फायरिंग होगी, उस एरिया की फंक्शंस जो हैं डिस्टर्ब होंगे, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो जो ये कम्प्लीटली ब्रेन पे हो सकता है और किसी भी एक पार्ट पे भी हो सकता है। उस पार्ट्स के से ही उसके जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जिस पार्ट में आपके जो न्यूरल फायरिंग है वो हाई होगी, उस पार्ट के फंक्शंस जो हैं डिस्टर्ब होंगे। एंड बात करें एपिलेप्सी की, तो द वर्ड एपिलेप्सी इज द कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज एपिलेप्सिया। एपी मीन्स अपन एंड लेप्सिस मीन सीजर। एंड as per WHO, 2 or more unprovoked seizure is the cause of epilepsy। मीन्स 2 या 2 से अधिक कारण हो सकते हैं आपके सीजर के या एपिलेप्सी के। एंड ए क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, क्योंकि आपके जो ब्रेन का जो मेन फंक्शंस है या न्यूरॉन्स का मेन फंक्शंस है आपके कम्युनिकेशन, पूरी बॉडी को कम्युनिकेट करता है। तो इसमें जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन
बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। देयरफॉर इट इज ए क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन दैट अफेक्ट्स द पीपल ऑफ ऑल एज, किसी भी एज में हो सकता है। एंड 3 million people worldwide are epilepsy suffered, and prevalence is the 4 to 6% per 1,000 person, means 5.5% is the prevalence rate of the epilepsy। मतलब ये 1,000 लोगों में से 4 या 5 6 लोगों को हो सकता है। एंड नाउ सीजर, seizure means excessive neural firing or discharge of impulse, means there are abnormal electrical activity in the brain associated with the episodic high frequency discharge of impulse by a group of neurons in the brain and may alter the person's consciousness, movement or action depends on the affected area। जैसे हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपके ब्रेन के अंदर में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये एपिसोडिक हाई फ्रिक्वेंसी पे डिस्चार्ज करते हैं इम्पल्स किसी भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स पे ब्रेन पे, और जिस एरिया पे इफेक्ट होते हैं उस एरिया के जो फंक्शन से डिस्टर्ब होंगे, चाहे आपके पर्सन जो हैं कॉन्शियसनेस को डिस्टर्बेंस होगा या फिर मूवमेंट डिस्टर्ब होगा या फिर आपके एक्शन डिस्टर्ब होगा। तो ये एक तरीके से एपिसोडिक हाई फ्रिक्वेंसी करता है, मीन्स कंटिन्यूसली ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रहते हैं, ये कुछ समय मतलब इपिलिप्सी मतलब होता है मिर्गी बीमारी, मिर्गी हम बोलते हैं कॉमन वर्ड पे। तो ये जो है कंटिन्यूसली आपको है, इसका मतलब है कि हमेशा आपकी बॉडी के अंदर में न्यूरल फायरिंग अधिक होते रहेगा, ये एपिसोडिक होते हैं, कभी कभी ये अटैक आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज द फॉर्म ऑफ सीजर इज डिपेंड अपॉन द पार्ट्स ऑफ ब्रेन अफेक्टेड एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द, जैसे हमने कहा कि ये आपके पार्ट्स पे डिपेंड करेगा, आपके सिम्टम्स कि कौन से पार्ट अफेक्टेड होंगे। जैसे कि अगर आपका मोटर कॉर्टेक्स अफेक्ट होगा, so it may produce convulsion, convulsion means rapidly contraction and relaxation of the muscles। and next is the hypothalamus, अगर hypothalamus part affected हुआ तो होगा उसमें it causes peripheral autonomic discharge, जो भी आपकी ऑटोमिक नर्वस सिस्टम से जो डिस्चार्ज होते हैं आपके सिक्रेशन वगैरह वो हाईली इंक्रीज हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज द रेटिकुलर एरिया दैट कॉज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये जो 3 मेन सिम्टम्स हैं यही एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आपके एपिलेप्सी के या सीजर के, कन्वर्जन, peripheral autonomic discharge and the loss of consciousness। and next is a convulsion। so convulsion means a convulsion is a medical condition where body muscles contract and relax rapidly and repeatedly, so sometimes it's also called convulsive disorders। तो हम एपिलेप्सी को एपिलेप्सी भी बोलते हैं, सीजर भी बोलते हैं और कन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें कन्वर्जन जो है ये एक तरीके से मेजर सिम्टम्स है आपके एपिलेप्सी का। इसमें जो है आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली और रिपीटेडली, मतलब बहुत जल्दी होंगे और बार बार होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपके टोनिक फेज है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेज है, या आपके क्लोनिक फेज है जो कि रिलैक्सेशन फेज है। तो इस तरीके से आपके टोनिक क्लोनिक में होते हैं, जो कि हम आगे और बात करेंगे। एंड नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। तो मेजरली जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल सीजर, एक होता है आपका जनरलाइज सीजर। तो फर्स्ट इज द पार्शियल सीजर, मींस impulse discharge being locally and often remains locally, symptoms depend in the brain area। इसमें जो आपके इम्पल्स डिस्चार्ज है या हाई फ्रिक्वेंसी इम्पल्स डिस्चार्ज है वो किसी एक पार्ट पे शुरू होगा और एक पार्ट पे ही सीमित हो जाएगा, पूरे पूरे होल ब्रेन को इफेक्ट नहीं करेगा, उसको बोलते हैं पार्शियल सीजर और फोकल सीजर। And first is the simple partial seizure, that is also known as the cortical focal epilepsy, means without loss of consciousness। इसमें जो consciousness है लॉस नहीं होते हैं, इसको हम ये cortical area पे होते हैं और locally होते हैं। next is the complex partial seizure and it is affecting the temporal lobe epilepsy और psychomotor epilepsy। तो इसमें जो basically temporal lobe और psychomotor जो एरिया है वो डिस्टर्ब होंगे with the loss of consciousness। तो इसमें जो है आपके कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है आपके कॉन्शियसनेस का, इसमें लॉस नहीं होते हैं, इसमें हो जाते हैं। एंड थर्ड इज द सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और सेकेंडरली जनरलाइज्ड सीजर। मतलब द पार्शियल सीजर occurs फर्स्ट एंड evolves into the generalized tonic-clonic seizure with the loss of consciousness। मीन्स ये पहले किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे इफेक्ट होंगे, मतलब लोकली होंगे, फिर ये धीरे धीरे पूरे ब्रेन पे स्प्रेड होंगे। तो आपके पार्शियल सीजर से जनरलाइज सीजर में कन्वर्ट होना एक तरीके से वही एक तरीके से आपके सिंपल पार्शियल और सिंपल कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर और सेकेंडरली जनरलाइज सीजर है, जो कि आपके पार्शियल सीजर का एक तरीके से शॉर्ट पार्ट है। एंड नेक्स्ट इज द जनरलाइज सीजर, मीन्स इन्वॉल्व इन द होल ब्रेन। तो ये पूरे ब्रेन पे इफेक्ट हो सकता है, पूरे होल ब्रेन पे जो फायरिंग्स हैं न्यूरॉन्स की वो हाईली हो सकती हैं। एंड द टाइप्स ऑफ
Generalized tonic-clonic, that known as the grand mal seizure, that is the commonest. And second is the absence or petit mal seizure, and third is the atonic or akinetic seizure. Fourth is the myoclonic seizure, and fifth is the infantile spasm or infantile seizure जो कि बच्चों में होता है. एंड थर्ड टाइप इज द अनक्लासिफाइड सीजर जो आपके न्यूनेटल में होते हैं, बच्चों में होते हैं. एंड फोर्थ इज द स्टेटस सीजर. सीजर अकर्स repeatedly with no recovery of consciousness between the attack. तो ये बिटवीन अटैक के बिटवीन में इनके जो कॉन्शियसनेस है वो ठीक नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेटस सीजर, जो कि कांस्टेंट वे पे रहते हैं. एंड नाउ come to detail about the partial seizure. So first is the partial seizure. So it is the most common type of seizure that occurs 80% of the affected people. तो जितने भी केसेस होंगे आपके सीजर के वो उसमें जो हैं 80% चांस होते हैं आपके पार्सल सीजर के. एंड the impulse discharge being locally and often remains locally, symptoms are depending in the affected area, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो अब इसमें एरिया कौन कौन से होंगे. सो फर्स्ट इज द सिंपल पार्शियल सीजर. इसमें आपके कॉर्टिकल फोकल एपिलेप्सी होते हैं, मीन्स इसमें कॉर्टिकल रीजन्स जो हैं अफेक्ट होंगे, ये आपके कॉर्टिकल एरिया है तो इस एरिया पे आपके डिस्टर्ब होंगे. और इस एरिया डिस्टर्ब होने से कौन कौन से पार्ट्स अफेक्ट होंगे वो कि हम आगे बात करेंगे सिम्टम्स के रूप में. सो विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी जो कॉन्शियस है वो लॉस नहीं होगी, आप बेहोश नहीं होंगे. एंड द सिम्टम्स आर मोटर, मीन्स कन्वल्सिव जर्किंग, च्यूइंग मोशन एंड लिप स्मैकिंग. सेंसरी और somatosensory means paresthesia and auras. Autonomic means sweating, flushing and pupil dilation. Behavioral means hallucination, dysphagia, impaired consciousness. तो ये बहुत रेयर होता है. तो ये बेसिक आपके अफेक्टेड एरिया होंगे, अफेक्टेड सिम्टम्स होंगे आपके सिंपल पार्शियल सीजर में, जो कि कॉर्टिकल एरिया को डिस्टर्ब होने से होगा. So this is the basics of simple partial seizure. Now come to the complex partial seizure, and it is also known as the temporal lobe epilepsy or psychomotor epilepsy, and that is characterized by the involuntary muscles contractions. जो भी आपके involuntary muscles होंगे, इस muscles होंगे वो contraction होंगे उनपे. उसके अलावा abnormal sensory और autonomic discharge होंगे. उसके अलावा आपके alter the mood and behavior and the visual, auditory और olfactory hallucinations. So these are the basic symptoms of the complex partial seizure. And loss of consciousness is the most important, not loss of, it is the loss of consciousness. Okay, sorry for that. And next is the generalized seizure. and बात करें इसमें तो ये इसमें होल ब्रेन इन्वॉल्व होंगे, मीन्स दे अफेक्ट द बोथ हेमिस्फीयर. आपके जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर होते हैं दोनों में अफेक्ट हो गए. इसमें दोनों में ही आपके जो न्यूरल डिस्चार्जिंग है, न्यूरल इम्पल्स की फायरिंग है वो हाईली बढ़ जाएगी. एंड जैसे हम देख सकते हैं इस डायग्राम पे, इसमें चारों और दोनों हेमिस्फीयर पे जो है आपकी इम्पल्स फायरिंग हाईली रेट पे बढ़ जाएगा. एंड द टाइप्स इज फर्स्ट है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक और ग्रांड मेल सीजर, जो कि मोस्ट कॉमनेस्ट है, बहुत ही कॉमन है. ये आपके टोनिक क्लोनिक जिसको हम बोल सकते हैं, इसमें जो यूजुअल सीक्वेंस occurs in is aura, cry, unconsciousness, tonic spasm, chronic jerking, followed by the prolongation, sleep and the sinus depression. तो ये कुछ आपके सीक्वेंसली मैनर पे सिम्टम्स आपको शो होंगे टोनिक क्लोनिक पे, जो कि ओरा है, क्राई है, अनकॉन्शियसनेस है, टोनिक स्पाज्म है, क्रोनिक जर्किंग है और आपके प्रोलॉन्गेशन, स्लीप एंड सिनस डिप्रेशन है. इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक टोनिक क्लोनिक फेज की, तो टोनिक फेज में जो है आपके पेशेंट बिकम रिजिड एंड फॉल टू द ग्राउंड्स. तो पेशेंट जो हैं आपके रिजिड हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, मसल्स उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो आप ग्राउंड पे गिर सकते हैं, गिर जाएंगे. एंड रेस्पिरेशन आर द इंटरप्टेड, आपके जो रेस्पिरेशन है वो भी डिस्टर्ब होंगे. उसके अलावा बैक आर्च होंगे. लेट्स लास्ट अबाउट 1 मिनट. क्लोनिक फेज में बात करें हम लोग तो रैपिड मसल्स जर्किंग होगा, मसल्स फ्लेसिडिटी, इनकॉन्टेंस, टंग बीटिंग, टैकीकार्डिया, heavy salivation. So these are the basic symptoms of tonic phase and the chronic phase. Now come to the next is the absence or petit mal seizure, and occurs in the mainly in children, and the alteration of consciousness lasting 10 to 30 seconds, starting with the occasionally eye blinking, loss of in postural tone, and freeze condition is the main symptoms of the absence or petit mal seizure. And the next is the atonic or akinetic seizure, and the basic symptoms are loss of conscious
with the relax of all muscles, sudden loss of postural tone and present fall in the ground, and occur primarily in the children. So these are the basics of atonic or akinetic seizures. And the next is the D myoclonic seizure. Shock like myo मतलब muscles. So shock like momentary contraction or rhythmic contraction of the all muscles. Sudden involuntary jerking of the facial limb or trunk. And next is the infantile spasm, means mainly showed in infant. Intermittent muscle spasm, intermittent muscle spasm and progressive mental deterioration is the main symptoms or features of the infantile spasm. So these are the basics of generalized seizure. And now come to the etiology of the epilepsy. किन किन कारणों से आपको epilepsy हो सकता है? So stroke, brain tumor, brain infection, post head injury, drug use like alcohol withdrawal, metabolic problems, other neurological conditions, and high fever, especially in the infants, genetic factors. So these are the basics etiological factors for the epilepsy. Now come to the पैथोफिजियोलॉजी और पैथोजेनेसिस ऑफ द एपिलेप्सी. तो किन पाथवे के थ्रू आपको एपिलेप्सी हो सकता है? तो जैसे कि जानते ही हैं कि आपका जो पैरोक्सिसिमल डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स इन कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, तो आपके कॉर्टिकल न्यूरॉन्स के अंदर में जो इम्पल्स डिस्चार्ज है वो बढ़ जाते हैं. ए सीजर जनरेटेड फ्रॉम द ग्रे मैटर फ्रॉम एनी कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल एरिया. तो इन दो कॉर्टिकल एरिया सब कॉर्टिकल एरिया से ही आपके न्यूरल फायरिंग स्टार्ट होना शुरू होते हैं, जो कि आपके ओरिजिन है. और ये कहाँ से होते हैं? आपके ग्रे मैटर से. इससे क्या होगा? आपको एबनॉर्मल फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स होंगे. आपके जो ब्रेन के अंदर में जो न्यूरॉन की फायरिंग है वो एबनॉर्मल होंगी. एंड it break down the normal membrane conductance and the inhibitory synaptic centers currents. तो ये आपके इनहिबिटरी सिनेप्टिक करंट्स को भी डिस्टर्ब करेंगे और आपके जो नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे. तो इसमें अल्टीमेटली जो एक्साइटरी पाथवे हैं वो बढ़ जाते हैं और इनहिबिटरी पाथवे हैं वो और कम हो जाते हैं. इसलिए जो न्यूरल फायरिंग है वो और बढ़ जाएगी. अगर ये लोकली होगा तो आपको फोकल सीजर होगा या फिर पार्शियल सीजर होगा. अगर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे ब्रेन के अंदर में तो आपको जनरलाइज्ड सीजर होगा. So this is the first pathway for the epilepsy. And now come to the next pathway is the abnormality of the potassium conductance, defect in the voltage gated or sensitive ion channels like calcium or sodium, and deficiency in the membrane ATPase, abnormal firing of the neurons that may lead to the neuron membrane instability and may lead to the seizure. तो आपके जो सेल मेम्ब्रेन है आपके न्यूरॉन्स के अंदर में, जो आपके पोटेशियम कंडक्टेंस हैं या फिर आयन चैनल्स हैं या फिर आपके एटीपीएस पंप्स हैं, वो डिस्टर्ब होने की वजह से जो है आपकी जो स्टेबिलिटी है न्यूरॉन्स की सेल की वो डिस्टर्ब हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको सीजर हो सकता है. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पाथवे इज द deficiency of the inhibitory neurotransmitters and increase in the excitatory neurotransmitters that may lead to the abnormal neuronal activity and may cause seizure. तो अगर आपकी बॉडी के अंदर में, जैसे हम जानते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में दो टाइप के होते हैं ट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स. एक होते हैं आपके इनहिबिटरी जो होते हैं आपके गाबा और ग्लाइसिन, और एक आते हैं आपके एक्साइटरी जो होते हैं आपके एनएमडी और ग्लूटामेट. तो आपके जो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स हैं उनकी कमी होने से या एक्साइटरी ट्रांसमीटर की अधिक होने से एक तरीके से आपके न्यूरॉन्स के अंदर में जो एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वो बढ़ जाएगी. उससे आपकी फायरिंग है बढ़ जाएगी और सीजर होगा, अल्टीमेटली आपको एपिलेप्सी होगा. सो दिस इज द थर्ड पाथवे फॉर द एपिलेप्सी. एंड नाउ कम टू द डायग्नोसिस. सो फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, दैट इज EEG, जिसको हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. एंड नेक्स्ट इज द न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग स्टडीज लाइक MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, फंक्शनल MRI, कंप्यूटेड टोमोग्राफी मीन्स CT स्कैन, पोजिशन इमिशन टोमोग्राफी मीन्स PET, एंड सिंगल फोटोन emission computerized tomography means SPECT. So these are the basic procedure for the diagnosis of the epilepsy. And now come to the pharmacotherapy, मीन्स कौन से ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं. ड्रग के अलावा बात करें तो हम अपने डाइट चार्ट को मेंटेन करके या फिर हमारे जो सर्जरी भी हम करा सकते हैं. उसके अलावा कुछ बहुत सारे ड्रग यूज़ करते हैं आपके एपिलेप्सी को कम करने के लिए, जो सीजर के अटैक है उनको कम करने के लिए. सो ड्रग्स आर, फर्स्ट इज द बार्बिट्यूरेट्स, जो कि आपके ड्रग हैं आपके फिनोबार्बिटोन. ड्रग की बात करें तो अगर आप सेकंड सेमेस्टर के हैं तो केवल आप ड्रग के कुछ ड्रग के नाम याद रखिए. अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो आपने गाबा जरूर पढ़ लिया होगा, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल बात कर चुके हैं. तो जो बार्बिट्रेट्स हैं एक तरीके से गाबा पे काम करते हैं. जो ड्रग होते हैं वो आपके फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन वगैरह होते हैं. एंड नेक्स्ट इज द डीऑक्सी बार्बिट्रेट्स लाइक प्राइमिडोन,
benzodiazepines like clonazepam, clobazepam, diazepam, hydantoin like phenytoin, succinimide like ethosuximide, carboxylic acid like sodium valproate, immunostilbin like carbamazepine, oxycarbamazepine, phenyltriazine like lamotrigine, cyclic GABA analog like gabapentin, and the neurodrugs like topiramate, vigabatrin, tiagabine, levacitram, flebamet, zonisamide. So these are the drugs which are used in the treatment of epilepsy. तो ये ड्रग के बहुत सारे नाम हैं जिनको आपको याद होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं आपके एग्जाम में। बात करें हम उसके और डिटेल में, तो हम बात करेंगे पहले ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में। जैसे कि हम बात कर चुके हैं बहुत सारे एपिलेप्सी होते हैं, तो फर्स्ट इज द पार्शियल और सेकेंडरी जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। तो इसमें हम बेसिकली यूज करते हैं कार्बामेजेपिन इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो हमने इससे पिछले वीडियो में ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाए थे, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसका भी हम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एंड नेक्स्ट इज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जिसको हम बोलते हैं ग्रांड मेल एपिलेप्सी। इसमें जो बेसिक ड्रग है वो होते हैं आपके वेलप्रोएट, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। एब्सेंस के लिए हैं आपके इथोसक्सीमाइड, मायोक्लोनिक के लिए हैं आपके वेलप्रोएट, इन्फेंटाइल के लिए हैं आपके पेडनिसोलोन या स्टेरॉइड हम यूज कर सकते हैं, स्टेटस के लिए हम करते हैं डायजेपाम। So these are the basic drug of choice for the epilepsy, and now come to the drugs modafinil and the uses, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आप जीपेट के स्टूडेंट हैं तो। सो फर्स्ट इज द फिनोबार्बिटॉन, जो कि आपके बार्बिट्रेट्स हैं। एंड बात करें मैग्नीशियम की, तो इट एक्टिवेट्स द गाबा ए mediated chloride ion channels and may cause the hyperpolarization and decrease the sinus activity, and it augmented and the reduce the calcium entry in the brain and may cause decrease in sinus activity and may helpful in the epilepsy. And the basic use is the all type of seizure except absence seizure। तो इसको हम सभी टाइप के सीजर में यूज कर सकते हैं, केवल एब्सेंस में नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट इज द प्राइमिडोन, that also activate the GABA mediated chloride ion channels and uses is the adjuvant to phenytoin और carbamazepine। इसको हम एडजुवेंट थेरेपी के रूप में ले सकते हैं phenytoin और carbamazepine के साथ। नेक्स्ट इज डायजेपाम, इट आल्सो फैसिलिटेट द गाबा ए mediated chloride ion channels एंड फर्स्ट चॉइस ऑफ द फेब्राइल एंड स्टेटस एपिलेप्सी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, हम डायजेपाम को एज ए फेब्राइल में फर्स्ट चॉइस यूज करते हैं और आपके स्टेटस में। बात करें phenytoin की, तो phenytoin बेसिकली इनहिबिट द सोडियम आयन चैनल्स, मींस it also known as a neuronal membrane stabilizer, and that prolong the sodium channel in inactivated form, and it is also used in all type of seizure except absence seizure। तो फेनिटोन हो या फिनोबार्बिटोन हो, जो PHE वाला है, इन दोनों को हम एब्सेंस में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज द इथोसक्सीमाइड एंड इट इनहिबिट द टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। तो ये आपके एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये आपके या जीपेट में। जीपेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड इट अफेक्टिव ओनली द एब्सेंस सीजर। तो हम इन दोनों को एब्सेंस में यूज नहीं करते, लेकिन इथोसक्सीमाइड को हम एब्सेंस में ही यूज कर सकते हैं, ये केवल एब्सेंस के लिए ही बना हुआ है। दिस इज द वेलप्रोएड, so it prolong the sodium channel inactivation, inhibit the T-type calcium channel, induce the GABA mediated action through the inhibit the degradation of the GABA transaminase। तो ये आपके GABA के थ्रू भी काम करते हैं, T-type के थ्रू भी काम करते हैं, और आपके सोडियम चैनल के थ्रू भी काम करते हैं। एंड प्रिफर्ड इन द एब्सेंस मायोक्लोनिक एंड एटोनिक, तो इसको हम एटोनिक, मायोक्लोनिक और एब्सेंस में दे सकते हैं। तो एब्सेंस में जो है आपके इथोसक्सीमाइड और वेलप्रोएड दोनों हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज द कार्बामेजेपिन, and it also prolong the sodium ion channel in inactivated form, and it's used in all type of seizure except absence seizure, preferred in the generalized tonic clonic and complex partial seizure, not complex। तो इसको भी हम एब्सेंस में यूज नहीं करते हैं फेनेटोइन और फिनोबार्बिटोन की तरह। एंड नेक्स्ट इज द लेमोट्रियाजिन, and it also prolong the sodium ion channel inactivation and the direct block of presynaptic voltage sensitive sodium ion channel and prevent the release of excitatory amino acids like आपके NMDA। एंड ये आपके आर टाइप में हम यूज करते हैं गाबापेंटिन, it is a lipophilic GABA derivatives, and it easily cross the blood barrier and enhance the GABA release in the brain and may enhance the GABA activity, and it is used in the partial seizure vigabatrin, and it is a GABA
ट्रांसएमिनेस इनहिबिटर, तो जो कि गाबा ट्रांसएमिनेस एक तरीके से गाबा का मेटाबोलाइट करता है, उसको इनहिबिट करता है, उससे गाबा की जो कंसंट्रेशन है या एवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली गाबा गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाकर ही एपिलेप्सी को ठीक करता है। इसको हम सारे में यूज कर सकते हैं। एंड इट आल्सो antagonism of glutamate receptors prolong the sodium channel in activated form and potentiation of the GABA actions। तो ये इन तरीके से काम करता है आपका vigabatrin। नेक्स्ट इज द टोपिरामाइड। टोपिरामाइड इज a weak carbonic anhydrase inhibitors, antagonism of glutamate receptors, prolongation of sodium channel in activation and potentiation of the GABA actions। तो ये तरीके से काम करता है जो कि हम सही में कर सकते हैं, केवल एब्सेंस में नहीं करते हैं। तो जैसे हम टोपिरामाइड, कार्बामाजेपिन, फेनिटोइन और फिनोविटोन को हम यूज नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट इज द tiagabin and it inhibits the GABA uptake through block GABA transporters। तो ये GABA transporters में काम करते हैं जो कि गेट 1 है, जो कि पार्सल में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द लिवोट्रियासिटाम, जिसका जो मैकेनिज्म है अननोन है, लेकिन ये भी तरीके से गाबा या सोडियम चैनल में काम करेगा। उसके अलावा है जोसिनामाइड, इट में इनहिबिट द टी टाइप कैल्शियम चैनल, जो कि आपके इथोसाक्सिमाइड और जोसिनामाइड दोनों ही आपके टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। इट में आल्सो प्रोलॉन्ग द सोडियम आयन चैनल इनएक्टिवेशन। And next is the flebamet and it inhibits the NMDA receptors mediated sodium ion channel and it also potentiates the GABA action। So these are the basic drugs used in the treatment of epilepsy, their mode of action and the basic use। And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section, that motivates me for the upcoming videos। And last, thank you, keep watching।